नमस्कार, स्वागत है आपका नादे टीवी पर। मैं हूं आपके साथ अभिषेक। उत्तराखंड का स्पेशल डिबेट शो प्राइम टाइम उत्तराखंड आप देख रहे हैं। आज चर्चा करने जा रहे हैं हम शब्दों की किफायत और महंगाई पर हो रहे मौन व्रत पर। महंगाई इतनी बढ़ गई है कि अब हमारे देश के नेता शब्दों की पूंजी की भी किफायत करने लगे हैं और मौन व्रत करके महंगाई के प्रति अपना विरोध जता रहे हैं। ये बात अलग है कि उनके इस विरोध प्रकटन का स्वरूप बड़ा खर्चीला रहा। उत्तराखंड में विरोध का यही नमूना देखने को मिला है जब पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत महंगाई समेत तमाम मुद्दों को लेकर मौन व्रत पर बैठ गए। मौन व्रत के बाद जब बोलने की बारी आई तो हरीश रावत ने सरकार पर महंगाई के मुद्दे से मुंह मोड़ने का आरोप लगा दिया और कहा कि आज गरीबों का जीना मुश्किल हो रखा है। इस पर पलटवार करते हुए बीजेपी कह रही है कि दूसरे देशों की तुलना में भारत में महंगाई कम बढ़ी। हरीश रावत मौन व्रत कहीं अपनी ही पार्टी पर दबाव बनाने के लिए तो नहीं कर रहे। क्या बढ़ती महंगाई के खिलाफ हरीश रावत का मौन व्रत जनता की आवाज है या राजनीतिक स्टंट? क्या 12,000 रुपए मासिक वेतन में आज के दौर में परिवार चलाना संभव है? क्या राज्य सरकार महंगाई नियंत्रण में विफल साबित होती नजर आ रही है? आज इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। उत्तराखंड में बढ़ती महंगाई ने आम आदमी की रसोई का बजट पूरी तरह बिगाड़ दिया है। खाद्य सामग्री, पेट्रोल, डीजल और रोजमर्रा के सामानों की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी से गरीब और मध्यम वर्ग सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। हालात ऐसे हैं कि एक परिवार के महीने भर के राशन पर अब पहले के मुकाबले सैकड़ों रुपए ज्यादा खर्च करने पड़ रहे हैं। महंगाई का असर सिर्फ घरों तक सीमित नहीं है, बल्कि चारधाम यात्रा और पर्यटन व्यवस्था पर भी इसका असर दिखाई देने लगा है। इसी मुद्दे को लेकर उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने देहरादून में मौन व्रत रखकर सरकार के खिलाफ विरोध जताया है। हरीश रावत ने सरकार की आर्थिक नीतियों को आम जनता के कमर तोड़ने वाला बताया और कहा कि श्रमिक वर्ग सबसे ज्यादा परेशान है। रावत का कहना है कि मौजूदा हालात में 12,000 रुपए की मजदूरी में परिवार चलाना नामुमकिन हो गया है और सरकार को श्रमिकों के हित में ठोस कदम उठाने चाहिए। मेरा ये मौन उपवास उन संघर्षरत श्रमिकों को समर्पित है जो उत्तराखंड के अंदर विभिन्न उद्योगों में काम कर रहे हैं और काम करते हुए आज उनको इतना वेतन नहीं मिल रहा है जिससे अपनी आजीविका का पालन कर सके। ये महंगाई की मार से उनकी कमर बुरी तरीके से टूट चुकी है। आगे और महंगाई आसन उनके सर पर खड़ी दिखाई दे रही है। परिवार पालना तो अलग रहा, अपने आप को पालना उनके लिए कठिन हो रहा है। भगवान सरकार को सद्बुद्धि दो, एम्प्लॉयर से, उद्योगपतियों से बातचीत कर सरकार हमारे श्रमिक भाइयों का वेतन बढ़ाए। वहीं भाजपा ने हरीश रावत के मौन व्रत को राजनीतिक नौटंकी करार देते हुए कहा कि उनका विरोध केवल दिखावा है और वास्तविकता से उसका कोई लेना देना नहीं है। हरीश रावत यह व्रत विरोध जताने के लिए कर रहे हैं या कांग्रेस पर दबाव बनाने के लिए? जब माननीय हरीश रावत जी मौन पर जाते हैं महंगाई को लेकर के, तो वो ये नहीं देखते कि उनकी पेंशन में भी बढ़ोतरी हो रही है, उनके बच्चों के कारोबार में भी बढ़ोतरी हो रही है। और अगर महंगाई देखनी है तो वहाँ उन देशों में जाकर के देखें जहाँ पर 10 गुना महंगाई बढ़ी है। आज उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में अगर वो मौन पर जाते हैं तो किस लिए जाते हैं? समझ में ये नहीं आता माननीय हरीश रावत जी का मौन पे जाने का, कि वो मौन पर अपनी पार्टी के लिए जाते हैं, अपनी पार्टी के नेताओं को मनाने के लिए जाते हैं या विपक्ष का या सत्ता पक्ष के लिए जाते हैं, क्योंकि उनके इस तरह के कंटेंट से ये समझ में नहीं आता कि वो उत्तराखंड के हित में मौन पर बैठे हैं या अपने हित पर बैठे हैं। उत्तराखंड सरकार जहां एक तरफ ऊर्जा और ईंधन बचत को लेकर बड़े फैसले ले रही है, वहीं दूसरी तरफ आम जनता लगातार बढ़ती महंगाई से जूझ रही है। कैबिनेट बैठक में नो व्हीकल डे से लेकर सरकारी वाहनों की संख्या घटाने और सार्वजनिक परिवहन के इस्तेमाल जैसे फैसले जरूर लिए गए हैं, लेकिन महंगाई का असर अब आम लोगों की जिंदगी पर साफ दिखाई देने लगा है। चारधाम यात्रा मार्गों पर बढ़ते खर्च से पर्यटक भी परेशान हैं और मजदूर वर्ग लगातार बेहतर वेतन की मांग कर रहा है। ऐसे में हरीश रावत का मौन व्रत भाजपा को भले ही हास्यास्पद लग रहा हो, लेकिन महंगाई से परेशान लोगों के बीच यह मुद्दा चर्चा का केंद्र बन चुका है। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या यह विरोध सरकार पर किसी तरह का दबाव बना पाएगा या फिर यह सियासी बयानबाजी तक ही सीमित रह जाएगा।
तो ना महंगाई सरकार देखकर आती है, ना युद्ध सरकार देखकर आती है। लेकिन सवाल यह है कि जब महंगाई की बात होती है तो तमाम अलग अलग तर्क दिए जाते हैं, और क्या ये तर्क वाकई में जमीनी स्तर पर लागू हो पाते हैं, एक बड़ा सवाल है। क्या जो सवाल विपक्ष उठा रहा है वो वाकई में गैर वाजिब है जैसा कि सरकार कह रही है, और क्या इसकी तुलना इस तरह से की जा सकती है कि पूर्व की सरकारों में भी महंगाई थी तो मौजूदा सरकार से बेहतर स्थिति में? समझने की कोशिश करेंगे। संजीव वर्मा हमारे साथ बीजेपी से, नितिन जैन कांग्रेस से, वीरेंद्र भारद्वाज वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ। आज आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। संजीव जी, कांग्रेस ने जी, चलिए ठीक है, थोड़ी देर में जुड़ेंगे। संजीव वर्मा हमारे साथ, इस वक्त कांग्रेस हमारे साथ जुड़ चुके हैं नितिन जैन जी। नितिन जैन जी, अच्छी बात है, महंगाई को लेकर आपके पार्टी के सीनियर नेता जिन्होंने आज 1 घंटे का मौन व्रत रखा, लेकिन जाहिर तौर पर प्रतीकात्मक तौर पर रखा गया विरोध प्रदर्शन था, लेकिन ये प्रदर्शन किसके लिए था? क्योंकि बीजेपी तो यही कह रही कि ये मौन व्रत क्या उन्होंने अपने ही पार्टी के लोगों के लिए रख दिया है, या फिर 1 घंटे का मौन व्रत क्या काफी है इस मुद्दे को कह सकते हैं कि पटल पर लाने के लिए? देखिए, ऐसा है, बीजेपी जो है ना, हमेशा रावत जी का जो कम्युनिकेशन होता है पब्लिक के साथ, वो इफेक्ट करता है बीजेपी को बहुत बुरी तरीके से। ये जो उन्होंने किया है, ये पूरे उत्तराखंड के समाज के भले के लिए किया है, और उनके बीच में एक कम्युनिकेशन देने के लिए किया है कि महंगाई का स्तर जिस तरह सरकार विफल हो चुकी है पूरी तरीके से, इसको यूथ को एक बहाना है। हिंदुस्तान की आज जो कंडीशन आ रही है, जिस हिसाब से रेट बढ़ रहे हैं, जिस हिसाब से आज इनके नेता और ये सिस्टम ये कहने लगा है कि 2 करोड़ तो लोग ज्यादा जो है गरीबी रेखा से नीचे आने के लिए तैयार बैठे हुए हैं, तो ये खाली ईरान और इराक का, इसका अमेरिका का युद्ध ही जिम्मेदार नहीं है, ये एक सिस्टम की विफलता है। आप पूरे देश को ये कहते हैं कि आप कहीं मत जाइए, आप पेट्रोल की बचत करिए, आप खुद बाहर इटली में घूम रहे हैं, उस देश में घूम रहे हैं जो जिस देश को आज तक आपने हमेशा क्रिटिसाइज किया है। और रही महंगाई की बात, तो अगर आप देखें तो जो मूंगफली 160 रुपए किलो कभी बिकती थी, वो आज 200 रुपए किलो बिक रही है, और जो धनिया कभी 180 रुपए बिकता था, उसका रेट आज 220 रुपए है, और लाल मिर्ची जो 300 रुपए थी, वो आज 350 रुपए है। हल्दी 210 से 250 हो चुकी है, और जीरा 300 से 360 हो चुका है। चाय पत्ती 500 से 545 है, और रिफाइंड 135 से 148 रुपए है, और सरसों 170 से 190 रुपए है, और चावल जो 60 और जाहिर तौर पर अगर तेल के दाम बढ़ेंगे तो तमाम कमोडिटीज में रेट बढ़ेंगे निश्चित रूप से नितिन जी। लेकिन जो बात कही जा रही है बीजेपी के द्वारा, मैं उसी पर आना चाहूंगा वापस से, कि ये जो कहा जा रहा है कि उनका जो ये मौन व्रत था, वो तो अगर आप चाहते तो रणनीतिक रूप से पार्टी के तमाम नेता मिलकर भी मौन व्रत रख सकते थे और ज्यादा अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट होता। देखिए, हरीश रावत जी का जो मैसेज होता है ना, वो पब्लिकली कम्युनिकेशन होता है। आज तक इनके किसी लीडर ने आज तक मौन व्रत नहीं रखा। सरकारें इनकी 10 साल से हैं, ये जिस तरह विपक्ष में रह के जब भी रहे हैं, जब भी इन्होंने मौन व्रत नहीं रखा, तो किसी व्यक्ति का अपना पब्लिकली जो कम्युनिकेशन हो सकता है, उसको बचने के लिए ये कहते हैं कि साहब पार्टी के लिए कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने साफ साफ मैसेज दिया है। और ये तो सबको पता है कि महंगाई किस दर से बढ़ रही है। आज 12,000 रुपए वाला श्रमिक 400 रुपए रोज कमाने वाला आदमी क्या कमाएगा, जिस हिसाब से रेशो बढ़ा हुआ है। जी, निश्चित रूप से। क्या कहेंगे संजीव वर्मा जी? बहुत आसान है ये कह देना कि महंगाई नहीं है, पूर्व की सरकार में ज्यादा महंगाई थी, दूसरे देशों से हमारे देश में महंगाई कम है। यहाँ तो श्रमिकों की बात हो रही है। जाहिर तौर पर अगर आज एक मजदूर दिन के 400 रुपए कमाता है और उसमें क्या बचत हो पाती है, क्या वो अपने घर के परिवार के लोगों पे खर्च कर पाता है, ये तो एक बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है। अगर उस पर हरीश रावत जी ने ठीक है 1 घंटे का ही सही मौन व्रत रखा है तो उसमें बुराई क्या, उसे नाटक क्यों बताया जा रहा है? अभिषेक जी, देखिए, हरीश रावत जी का ये जो मौन का एक उनका ये चला है, वो कभी अपने जो समकक्ष जो बड़े नेता हैं, जब उनकी अनदेखी करते हैं, जब उन पार्टी में उनका एक तरह से आइसोलेशन की स्थिति होती है, वो तब भी मौन साथ देते हैं, तब भी कहते हैं कि मैं छुट्टी पे जा रहा हूँ, मैं रिटायर हो रहा हूँ, मैं ये हो रहा हूँ, मैं वो रहा हूँ। और आज भी जिस प्रकार से उन्होंने एक मौनी बाबा का रूप धारण किया, तो ये टोटल स्टंट है। और मैं सोचता हूँ कांग्रेस पार्टी को यदि इसके ऊपर, महंगाई के ऊपर बात करें, तो उनको अपना 2004 से लेकर 2014 तक का समय उनको याद करना चाहिए,
जिस समय अभी मेरे भाई धनिये का, मिर्ची का और हल्दी का दाम बता रहे थे, वो भूल जाते हैं कि उस समय अरहर, मलका और तमाम जो दालें थी वो 250 रुपए से 320 रुपए को पार करके अरहर, मलका की दाल, मैं सोचता हूँ श्रमिक वर्ग सबसे ज्यादा दाल और चावल ही खाता है, दाल भात खाता है। और उसके ऊपर सबसे जो ज्यादा मार इनके कार्यकाल में पड़ी। तो आप ना तो मजदूर के हित में है, ना देश के हित में है, ना राज्य के हित में है। और जिस प्रकार से अभी जो वैश्विक संकट आया है, उससे जहां तमाम विश्व में की अर्थव्यवस्थाएं लड़खड़ा चुकी हैं, जो हमारे विकसित देश हैं, जहां 20 से लेके 50% तक पेट्रोलियम पदार्थों में, गैस में इजाफा हुआ है। और मैं सोचता हूँ भारत जैसा हमारा देश, संजीव वर्मा जी, आपने खुद अपने मुंह से कहा विकसित देश में लोग क्यों अगर सह सकते, अगर थोड़ी महंगाई आती भी है, क्योंकि उनकी जेब बड़ी होती है, उनकी कमाई ज्यादा होती है। विकासशील देशों के साथ यही तो एक सबसे बड़ी समस्या भी है और एक अपॉर्चुनिटी भी, कि यहाँ पर मजदूर बड़े सस्ते दामों पर मिलता है। इसलिए तो इंडिया सर्विस सेक्टर में इतना आगे है, क्योंकि यह कम दाम पे अच्छे कामगार मिल जाते हैं। तो जाहिर तौर पर जब अचानक से महंगाई बढ़ती है तो सबसे पहले इन्हीं के ऊपर ये बोझ पड़ता है जिनकी बात हो रही है। देखिए, जब स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की, हमारी जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2004 में गई, 262 रुपए 70 पैसे का गैस का सिलेंडर हम छोड़कर गए थे, जो कांग्रेस की सरकारों ने 2014 तक 1200 रुपए का कर दिया, यानी कि 426% की उस जो पेट्रोल हम 32 रुपए छोड़कर गए थे, इन्होंने उसके ऊपर 75 रुपए तक वृद्धि करी, यानी कि 120% से ज्यादा, सॉरी 220% से ज्यादा की इन्होंने वृद्धि करी। अब नितिन जैन जी भी आपकी सरकार के प्राइस गिना देंगे, कितना एक्साइज में टैक्स लग रहा है, मैं उस पर नहीं जाना चाहूंगा। श्रीमान जी, आप पहले मेरी बात सुनिए, यदि हम उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में, यदि हम राज्य के परिप्रेक्ष्य में ही बात करते हैं, तो हमारा पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश है, जहां हमारी सरकार लगातार वैट में कमी कर रही है लोगों को राहत देने के लिए। वहीं पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश ने पेट्रोलियम पदार्थों में, पेट्रोल में, डीजल में अभी 2-2.5 महीने पहले से ही 5 रुपए वृद्धि करने का काम किया, जहां पर महंगाई को बढ़ावा देने का काम किया। और लगातार ये लोग क्या बात करेंगे महंगाई के लिए, जिन्होंने हमेशा से, जिनके जो मौनी बाबा थे स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी, जो बोलते थे पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं। हाँ, पैसे पेड़ पर नहीं उगते, लेकिन गोभी पेड़ पर उगती है। चिदम्बरम जी की जो छत पे गमलों में 300 करोड़ रुपए की गोभी उगा करती थी, तो वीरेन जी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। वीरेन जी, ये बड़ा दिलचस्प होता है कि मुद्दा महंगाई का होता है, लेकिन बात पहुंच जाती है कि कौन नेता है जो उन पर बात कर रहा है। ये तो भला है कि हरीश रावत जी कम से कम घर में बैठकर मौन व्रत रखकर अपना विरोध जता रहे हैं। कम से कम नोएडा वाली स्थिति हमें देखने को नहीं मिल रही, या फिर दूसरे राज्यों में हम देख रहे हैं किस तरह से नौजवान सड़क पर उतरकर आगजनी कर रहे हैं। क्या हम इंतजार कर रहे हैं कि सब्र का इम्तिहान ले रहे हैं और नौजवानों का, मजदूरों का? बात यह है, मैं संजीव जी से कोई एक बात पूछना चाहूंगा। पहली बात तो मैं ऑब्जेक्शन ये करूंगा कि आदरणीय मनमोहन सिंह जी के लिए आप इस तरह का वर्ड यूज ना करें कि वो मौनी बाबा से कह के उनको संबोधित करें। अरे क्यों ना बोले मेरे भाई। नहीं, ये गलत है। ऐसे तो कोई किसी को कुछ बोले फिर ये मर्यादा में नहीं आता। देखिए, ऐसा नहीं होता। जो चला गया उसके लिए भी अगर आप ऐसा बोलते हो कि क्यों ना बोले, तो फिर मैं नहीं समझता कि आप, ये आपका क्राइटेरिया होगा, हमारा नहीं है। दूसरी बात यह है कि 2014 में वो छोड़ के गए थे तो डॉलर की कीमत 108 थी और डीजल 55 रुपए था, और आज भी डॉलर की कीमत इंटरनेशनल मार्केट में 108 है और मेरा सवाल वीरेन जी से था। 92 रुपए है। तो ये जो डिफरेंस आपने अपने व्यापारियों को कमाया है,
इस वजह से महंगाई बढ़ी है। ये मत ठीक कहिए है, मैं आप कि आपके पास इस समय आऊंगा, लेकिन मेरा ये सवाल दरअसल वीरेंद्र जी से मान जी था आपके बहुत देर से। पापों की जी आपके पापों की सजा 140 करोड़ जनता ठीक है, झेल विषयांतर रही हो रहा है है। संजीव जी, लौटूंगा मैं आपके पास। जिस समय प्लीज 2013 में एक दूसरे के समय का सम्मान जिस प्रकार कीजिए, से आप प्लीज एक दूसरे के समय का सम्मान कीजिए। वीरेंद्र जी काफी देर से इंतजार करें। वीरेंद्र जी, मैं अपना सवाल फिर से दोहरा देता हूं। हरीश रावत जी अगर मौन प्रदर्शन कर रहे हैं, अपने घर में मौन रह के 1 घंटा एक तरह से सांकेतिक प्रदर्शन करके एक मुद्दे को लाना चाह रहे हैं पटल पे, ये तो उससे तो बेहतर ही है कि जो लोग नौजवान फिर उतर जाते हैं, मजदूर उतरते हैं, सड़कों पे आगजनी होती है, तोड़फोड़ होती है। पहले क्यों सब्र का इम्तिहान लिया जा रहा है उनका? वीरेंद्र जी देखो जी, ऐसा है, हरीश रावत जी ने अगर विरोध जताया है, देखो लोकतांत्रिक अधिकार है उनका और एक वरिष्ठ नेता है, जानते हैं विरोध किस तरीके से जताया जाता है, किस तरीके से एक शांतिपूर्ण वो करना है। लेकिन मेरा कहना है कि ये सवाल आरोप प्रत्यारोप के बजाय ये सवाल कुछ तकनीकी है। आज जो खुदरा महंगाई दर जो है कितनी है आज? थोक महंगाई दर जो हो चुकी है 8.30 है आज। ये सवाल इसका नहीं मैं उन्होंने क्या किया था, एक्चुअल देखो ना आप 2014 से और 2024 तक जो हमारा जो खुदरा महंगाई दर जो था 6 से थोड़ा कम था, मतलब उसी में डोलता रहा वो। बीच में कोरोना भी आया था। और आज की स्थिति क्या है, जो इस समय जो है 26 में हम है, 24 महीने में अब अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में जो उसमें क्रूड में जो वो हुई है, बढ़ोतरी हुई है, तो अगर क्रूड में तो जो भारत में जो गया इस समय महंगाई दर जो है 8.86 के लगभग जा चुका है जी। और अनुमान लगाया जा रहा है, एक्सपर्ट के द्वारा ये अनुमान लगाया जा रहा है कि 10 भी जाएगा। अगर खुदरा अगर उसमें होलसेल में बढ़ोतरी होती है तो स्वाभाविक है कि उसका असर रिटेल पे पड़ेगा जी। अब अगर रिटेल पे पड़ेगा उसका असर, तो हम क्या करेंगे? और कुछ बंद है, रसिया से खरीदेंगे, कितना खरीदेंगे? तो ये कंडीशन पहले भी आई थी कि भाई हम उसको जो उसके मतलब मित व्यवता की तरफ जाएंगे कि भाई वो लाएंगे। उन्होंने भी पहले के भी जो थे, हमारी इंदिरा गांधी थी या हमारे जो चिदम्बरम जी का भी एक चल रहा था, मनमोहन सरकार में भी चल रहा था, वो ये सरकारें करती है। किससे अपेक्षा करेंगे भाई? दुनिया में तो कुछ मिल नहीं रहा है। अगर दुनिया में कुछ हो नहीं रहा है तो भाई हम करेंगे इसको। तो मुझे लगता है कि इसको चाहे पक्ष है चाहे विपक्ष है, फॉलो करना चाहिए। देश का सवाल है, देश तो हमारा है और ये बड़ा तकनीकी सवाल है इस समय। ये इसका ये मतलब नहीं कि फला आदमी उसने क्या किया था, वो क्या कर रहा है। खुदरा महंगाई की दर अभी फिलहाल 3.48 है इस समय, लेकिन ये बढ़ेगा। ये मार्च पर ये जो विकसित देशों से तेल के दाम, और क्योंकि ये सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ नेता बात कर रहे हैं, मैं अलग अलग न्यूज चैनल्स पे भी ये देख रहा हूँ किस तरह से ग्राफ बनाया जा रहा है, बताया जा रहा है कि दूसरे विकसित देशों से हमारे यहाँ जो है महंगाई कम है। तो ये तुलना आखिर कैसे हो सकती है? ये तो सिर्फ एक तरफा तुलना हुई। आप उनकी कमाई देखिए, उनकी पर कैपिटा पर पर्सन इनकम देखिए, ये एक बहुत बड़े इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। अगर सिर्फ उत्तराखंड की बात करें, अगर उत्तराखंड में नौजवानों की और मजदूरों की इतनी अच्छी कमाई होती तो पलायन इतनी बड़ी समस्या नहीं होती। क्यों दिल्ली जा रहे हैं, क्यों उत्तर प्रदेश जा रहे हैं? वीरेंद्र जी, वो थोड़ा मुद्दा वो क्योंकि वो अभी जो ये जो एकदम से ग्राफ बढ़ा है तो वो अभी इसी दौरान नहीं हुआ है, ये तो काफी समय से हुआ है। लेकिन अभी आपने कहा कि ये एकदम से कैसे चला गया था, तो ये जो एकदम से अगर थोक बढ़ेगा, क्योंकि थोक बढ़ने वाला है, बढ़ेगा 6 महीने में, ये अनुमान लगाया जा रहा है कि 10 पॉइंट समथिंग कुछ हो जाएगा। जब थोक बढ़ेगा तो रिटेल भी बढ़ेगा, ऐसा नहीं है महंगाई तो बढ़ेगी, बस तेल है, तेल के कारण तो सारा मार्केट चल रहा है। अभी थोक तो बढ़ रहा है, रिटेल नहीं बढ़ रहा है, उसके धीरे धीरे उसके वो आएंगे, तो सामने उसके नतीजे आएंगे। तो अभी थोक बढ़ रहा है, रिटेल नहीं बढ़ रहा है, लेकिन वो बढ़ेगा, आने वाले समय में देखने को मिलेगा। खैर, और कहीं ना कहीं इसी की आशंका बनी हुई है। लेकिन मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ संजीव जी, इसको लेकर के जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है, उन्होंने हरीश रावत जी के पेंशन की बात करी कि पेंशन देखिए उनका बढ़ गया, उनके बेटों का रोजगार बढ़ गया। संजीव जी, मैं इसमें आना चाहूंगा कि एक नेता की जो पेंशन होती है वो आज के समय में एक नौजवान की, अगर कोई IT इंडस्ट्री में काम कर रहा है, उसकी महीने की सैलरी नहीं होती है। तो ये समझना होगा कि आप एक नेता के पेंशन की तुलना कर रहे हैं, लेकिन आप एक आम आदमी के जो नौकरी पेशा रहे हैं उनकी पेंशन देख लीजिए, या फिर एक नौजवान है जो IT इंडस्ट्री में या फिर सर्विस सेक्टर में काम कर रहा है, उसकी कमाई तक नहीं होती मंथली तनख्वाह इतनी। तो क्या ये तुलना जो की गई वो व्यवहारिक लगती है? संजीव जी। अभिषेक जी देखिए, अभी आपने कहा कि अब विकसित देशों से
तुलना कर रहे हैं, जबकि हमारा देश अभी विकसित देश नहीं है। ये तो मैंने कहा कि विकसित देशों में भी 20 से लेकर 50% तक की वृद्धि हुई है। साथ ही जो अन्य देश हैं, हम चाहे पाकिस्तान की बात करें, चाहे श्रीलंका की बात करें, चाहे अन्य देशों की बात करें, जो हमारे एडजॉइनिंग, हमारे चारों तरफ जितने भी देश हैं, उन तमाम देशों की भी यदि आप बात करते हैं तो वहां पर इस समय त्राही त्राही मची है। अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो गई है, पटरी से पूरी तरह से उतर गई है। और यही कांग्रेस पार्टी, जो माननीय प्रधानमंत्री जी की जो विदेश यात्राओं के ऊपर लगातार उंगली उठाया करती थी कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हर समय विदेश दौरे पर रहते हैं, आज उनके विदेश दौरे का महत्व पूरे देश को एक तरह से पुरस्कार के रूप में मिल रहा है। जिस प्रकार से उन्होंने विदेशी दौरों में जो खाड़ी देशों में गए और अन्य देशों में गए, तो आज 41 देशों से हमारी जो पेट्रोलियम और गैस की जो सप्लाई की एक लाइन बनी है, चेन बनी है, उससे आज इतने विकट स्थिति में, विकट परिस्थितियों में आज हमको ना गैस की प्रॉब्लम है, ना पेट्रोलियम पदार्थों की प्रॉब्लम है। 41 देशों से हमारे पेट्रोलियम पदार्थों की, गैस की पूर्ति हो रही है। और आप देखें, जो हमारी पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार थी, वहां पर जो पेट्रोलियम और गैस का जो रिजर्व होता था, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में चले गए। लेकिन समय थोड़ा सीमित है, इसलिए मैं सीधा एक सवाल करूंगा संजीव जी। सर, ये जो श्रमिकों की जो आमदनी है, जो इस वक्त है, क्या वो और बढ़नी नहीं चाहिए? क्या आप इस बात से इनकार करते हैं जो हरीश रावत जी कह रहे हैं? और अगर नहीं बढ़ पा रही है तो क्या लगता है आपको, क्या कारण है इसके पीछे? देखिए, बिल्कुल बढ़नी चाहिए। और उत्तराखंड राज्य में हम लोग लगातार प्रति व्यक्ति आय की हम यदि बात करते हैं तो पूरे देश की जो औसत आय है, जो जीडीपी पूरे देश भर की है, हमारी स्टेट जीडीपी उससे 1 अंक ऊपर है। और मैं सोचता हूं यहाँ पर रोजगार के, स्वरोजगार के साधनों में हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी जो लगातार वृद्धि कर रहे हैं, जहां हर हाथ को रोजगार देने की एक मुहिम चल रही है, उसमें मैं सोचता हूं उत्तराखंड अन्य प्रदेशों से भी तुलनात्मक बहुत आगे है। और यदि आप इसकी तुलना इनसे करते हैं जो कांग्रेस शासित प्रदेश, तो वहां पर उनको ना महंगाई की चिंता है, ना किसी बात की चिंता है। वो लोग लगातार अपने वैट बढ़ा रहे हैं पेट्रोलियम पदार्थों पर। अभी कर्नाटका की यदि आप बात करते हैं तो कर्नाटका में इन लोगों ने तमाम लोगों का हक छीनते हुए, जो वहां का अल्पसंख्यक वर्ग के ठेकेदार, उनको उनका पैसा भी माफ किया, उनको अतिरिक्त ठेके देने की बात करी। और अभी हमारे हरीश रावत जी जो मौन की बात कर रहे थे, सच्चा कमेटी का हवाला दिया तो देखिए, समय बड़ा सीमित है, आपने अपना तर्क रखे। नितिन जैन जी जल्दी से। वो मौन भी इस तरह से कर रहे हैं, तुष्टिकरण को हवा दे दे, तो उनका जो मंतव्य है हमेशा से, संजीव जी आपने अपनी बात रख दी है कि कांग्रेस बात करती है महंगाई को लेकर, क्यों, लेकिन उनके राज्यों में भी महंगाई को लेकर कुछ खास कार्य नहीं किया जा रहा है। नितिन जैन जी, लास्ट कमेंट। मैं आपको बताता हूं कि भारतीय जनता पार्टी हर मोर्चे पर फेल है। इनसे ना सिस्टम संभल रहा है, ना महंगाई संभल रही है। ये जो इन्होंने, इनके प्रधानमंत्री ने एक जुल्मा श्रीमान जी, आपके समय में 7 दिनों का पेट्रोलियम रिजर्व होता था, आज हमने 75 दिनों का किया है। 10 गुना वृद्धि की है, 10 गुना रिजर्व में वृद्धि की है। आपको जानकारी होनी चाहिए, पहले थोड़ा पढ़ के आइएगा, उसके बाद बैठिएगा। चलिए ठीक है, अब समय इजाजत ही देता। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो महंगाई को लेकर बात तो पूरे देश में हो रही है, लेकिन सवाल यह है कि कितनी व्यवहारिकता के साथ, और जो सबसे निचले तबके के लोग हैं, क्या उनको लेकर हमें बेहद संजीदगी और गंभीरता के साथ बात करने की भी जरूरत है। और शायद अब ये समय की मांग है कि राजनीतिक दल भी, ठीक है राजनीति है, लेकिन अब ये जो स्थिति आन पड़ी है, ऐसे में जरूरी है कि सब एक साथ मिलजुल कर, एकजुट होकर कम से कम कार्य करने की कोशिश करें। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। देखते रहिए आनंद टीवी। नमस्कार।